दुनिया के सारे मुल्कों में कमोबेश अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है और अंग्रेजी के बारे में यह निर्विवाद रूप से सत्य है बात कि अंग्रेजी सब देशों में ज़रूरत है। सारे देश इसको पढ़ रहे हैं और सबसे अधिक शोध अंग्रेजी भाषा पे हो रहा है। इसलिए एक बड़ा सवाल है कि भारत के जो लोग हैं अपने देश में या भारत के बाहर, उन सारे लर्नर्स को अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाए, यह एक बड़ा सवाल है। हिंदी माध्यम से अंग्रेजी पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है उन सारे सीखने वालों के लिए जिनकी बोलचाल की भाषा हिंदी है। ब्रिटिश डिक्शन इस प्रयोग की शुरुआत कर रहा है और यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हिंदी माध्यम से बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाए। और शुरू से ही आप छात्रों से निवेदन है कि आप ये देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी के प्रति एक साइंटिफिक आउटलुक रख करके उसको पढ़ाया जाए ताकि कम से कम समय में सीखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएं। अंग्रेजी में यह फर्क बताया जाना चाहिए इसके प्रारंभ से ही कि कितनी चीज़ें इसमें समझने की हैं और कितनी चीज़ें इसमें याद करने की हैं। बहुत उम्र तक भारत में तो यह देखा गया है कि ग्रेजुएशन लेवल तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हिंदी माध्यम से जिनकी शिक्षा दीक्षा होती है, जिनका अध्ययन होता है, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि अंग्रेजी में याद क्या किया जाए, अंग्रेजी में समझा क्या जाए। अंग्रेजी भाषा के सीक्रेट्स क्या हैं, किन चीज़ों पर हमें शुरू से ध्यान देना है, कौन चीज़ें असीमित हैं, कौन चीज़ें सीमित हैं, किन चीज़ों पर ध्यान देने के बाद हम अंग्रेजी में एक छलांग ले सकते हैं। बहुत कम समय में हमारी एक स्थिति बन सकती है जहां बोलना और लिखना दोनों सरल हो सकता है। हमारा कॉन्फिडेंस दुनिया के सामने झलके, हमारा बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिखे, हमारा एक्सप्रेशन या हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर हिंदी माध्यम से अंग्रेजी पढ़ाने की शुरुआत द ब्रिटिश डिक्शन कर रहा है और आप सब लोग अंग्रेजी सीखने वाले लोग हैं जिन्हें करीब करीब अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं है। और यह चुनौती द ब्रिटिश डिक्शन स्वीकार करते हुए आपको आज अंग्रेजी भाषा में प्रवेश देने जा रहा है। आप इस संस्थान की वैज्ञानिकता को भी देखेंगे और देखेंगे कि कितना जल्द, कितना शीघ्र आप अंग्रेजी में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे हैं। छात्रों, आज मैं इसके प्रवेश के लिए बहुत प्रारंभ से, मतलब अल्फाबेट के जस्ट ऊपर से, चूंकि आप सब ने ये वादा किया है कि आपको अल्फाबेट का ज्ञान है, तो उसको छोड़ते हुए हम वहाँ के आगे आपको प्रवेश दे रहे हैं। यहाँ से आप देखें कि अंग्रेजी कैसे हम लोग सीख सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत जल्द अंग्रेजी सीखा जा सकता है। यह एक आधुनिक प्रयोग है जिसमें ब्रिटिश डिक्शन आपका साक्षी हो रहा है और आप सब देखें इसके माध्यम से कि अंग्रेजी में हम लोग किस तरह बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अगर एकदम छोटे वाक्य की कल्पना करें तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। या ऐसा वाक्य है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा नहीं जा रहा है। आप पर अधिक वजन न हो मानसिक, इसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे वाक्य से आपको शुरू कर रहे हैं जिसमें दो चीजें होंगी वाक्य में, क्योंकि इस दो में से एक को भी हटा दें अगर आप,
तो फिर वो सेंटेंस नहीं हो सकता। अल्फाबेट की जानकारी आपको है, कुछ वर्ड्स की जानकारी की भी सूचना हमें है, तो हम अल्फाबेट पहला कदम, दूसरा कदम वर्ड्स और तीसरा कदम सेंटेंस। सेंटेंस से हम आपकी शुरुआत दे रहे हैं। अब यहां हम लोग देखें कि जब सब्जेक्ट को, वाक्य का पहला हिस्सा हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के भी कई प्रकार होते हैं जिसकी चर्चा हम आज के प्रथम दिन नहीं करेंगे, लेकिन उस प्रकार को मैं जरूर आपके सामने रखूंगा जो कम से कम आवश्यक है वाक्य की रचना के लिए। तो इसमें मैं दो चीजों की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूं। एक, यह जो जिस शब्द से आप परिचित हैं, ये सारे शब्द आपकी जानकारी में है और इन सारे शब्दों से हम वाक्य बनाना भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आज हम इसको वैज्ञानिक ढंग से आपके सामने रखने जा रहे हैं कि ये सब आपके वाक्य के सब्जेक्ट हो सकते हैं। और इन सारे शब्दों को ग्रामर में एक नाम दिया गया है, वो भी आप जानते चलें तो अच्छा है। इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। इस प्रोनाउन के कई एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें दो एस्पेक्ट की जानकारी आपको रखनी होगी। एक होता है इसका नंबर। नंबर में दो तरह के प्रोनाउन की चर्चा आई है, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। हम ये सारे प्रोनाउन को जब इस खांचे में रखेंगे तो सिंगुलर में आता है आई, फिर आता है यू, फिर आता है ही, फिर आता है शी, और इधर हम जब आएंगे प्लूरल में तो प्रोनाउन आता है वी, फिर ये आता है यू, फिर ये है ही और शी, दोनों का प्लूरल प्रोनाउन है दे। ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं और ये जो आपको लिखा है मैंने, ये हमारा है नंबर। इस तरफ से ये नंबर है और इस तरफ मैं इसको रख रहा हूं, ये नंबर और प्लस पर्सन। ये दोनों चीजों की जानकारी आप रखें। इसके पर्सन हैं तीन, एक है फर्स्ट, एक है सेकंड और एक है थर्ड। तो नंबर हमारा दो हो गया, सिंगुलर और प्लूरल। इस सारे प्रोनाउन को हमने दो जगह रख दिया। सिंगुलर के खांचे में आ गया आई, यू, ही, सी, और प्लूरल में आ गया वी, यू एंड दे। पर्सन इसका हो गया तीन, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। इतनी जानकारी के बाद फिर हम सब्जेक्ट के लिए एक और चीज आपके सामने रखना चाहेंगे। दूसरा पक्ष होता है नाउन, जिसमें हम, जैसे हम जब कहते हैं कि तुम मोहन, हम जब कहते हैं सोहन, हम कहते हैं भारत, तो यह जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह है हमारा प्रॉपर नाउन।
नाउन के प्रकार में मैं आपको अभी उलझाना नहीं चाहता, मैं केवल यह चाहता हूं कि कम से कम ये जो प्रॉपर नाउन है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं, वस्तुओं की तरफ भी मैं अभी आपको नहीं ले जा रहा हूं, मैं केवल व्यक्तियों तक सीमित रख रहा हूं कि ये जो नाउन है हमारा, ये है हमारा प्रॉपर नाउन। नहीं चल रहा है। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन में ये जो है मोहन, सोहन, भारत, गीता, रीता, ये प्रॉपर नाउन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। भारत के लिए हम भारत का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अंग्रेजी अगर हम करेंगे तो इंडिया, हम इसके करस्पॉन्डिंग वर्ड में इंडिया दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कम से कम प्रॉपर नाउन हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होगा, और वो जो हमने प्रोनाउन की चर्चा की थी, वो सारे प्रोनाउन हमारे वाक्य के सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट की तरफ अभी नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन चूंकि वाक्य की रचना की तरफ बढ़ना है मुझे, तो कम से कम कुछ नाउन्स और प्रोनाउंस तो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी चर्चा हम तक ही सीमित रख रहे हैं कि ये सारे प्रॉपर नाउन्स हमारे सब्जेक्ट होंगे। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट का एक स्वरूप, इसमें केवल प्रोनाउन और नाउन को रखा गया। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे वर्ब की तरफ। क्योंकि सेंटेंस की रचना में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब भी आएगा, तो क्या क्या सब्जेक्ट से हम सीखने जा रहे हैं वाक्य की रचना, उसमें हमने केवल दो चीज को लिया है अभी, नाउन और प्रोनाउन। अब दूसरा पक्ष है हमारा वर्ब। वर्ब की तरफ जब हम पढ़ेंगे तो वर्ब के भी दो पक्ष हमारे सामने आएंगे। एक वर्ब का पक्ष है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी भाषा में इसकी संख्या है 11। ये हेल्पिंग वर्ब में हमारा डू है, डज है, डिड है, एम है, इज है, आर है, हैव है, हैज है, हैड है, वॉज है और वेयर है। ये इतने 11 हेल्पिंग वर्ब्स अंग्रेजी भाषा में हैं। सेंटेंस की रचना में ये दो तरह के काम करते हैं। कभी कभी तो ये बिना मेन वर्ब के भी प्रयोग में आते हैं, वहां इनका नाम बदल जाता है, तब ये इसमें से कई फुल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब ये मेन वर्ब को मदद कर रहे होते हैं, वहां इनका नाम है हेल्पिंग वर्ब। इनकी संख्या है 11। तो हेल्पिंग वर्ब की चर्चा हम विस्तार से आज करेंगे, और इसके बाद वर्ब का दूसरा पक्ष है जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। ये से शब्दावली हैं जो बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम लोग अलग अलग से जान लें कि हेल्पिंग वर्ब हमारे इतने होते हैं। मेन वर्ब जो है उसको हम उसके 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स। उसमें हमारा है एक V1 है, एक हमारा V2 है, एक हमारा V3 है, एक हमारा V4 है और एक हमारा V5 है। अब ये जो है, जैसे मान लीजिए हम एक राइट वर्ब अगर लेते हैं वाक्य के फॉर्मेशन के लिए, तो इसका V1 हुआ राइट,
V2 हो गया रोट, V3 हो गया रीटन, V4 हो गया राइटिंग, और V5 हो गया राइट्स। अब ये जो मेन वर्ब के जो 5 फॉर्म्स हैं, ये सारे मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं अंग्रेजी भाषा में, और इसी 5 फॉर्म से हम टेंस की तरफ, जो हम मानते हैं कि टेंस अंग्रेजी भाषा का फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की भूमिका की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बुनियाद का काम करता है। टेंस को अगर हम इसके 3 फॉर्म होंगे टेंस के। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म, दूसरे को हम कहते हैं इसका सीक्वेंस ऑफ टेंस, और तीसरे को हम कहते हैं टाइम एंड टेंस। तो हम ये जो हेल्पिंग वर्ब आपके सामने हमने रखा है, इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कैसे करेंगे टेंस में, और फिर ये उसमें 5 फॉर्म्स का प्रयोग कैसे कैसे होगा, इसको हम बारी बारी से देखेंगे। और इन दोनों के बिना हम सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को मैं सेंटेंस की रचना में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हुए देखते हैं। सब्जेक्ट की चर्चा हो गई, वर्ब की चर्चा भी हो गई। इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक है हमारा मेन वर्ब। अब इसके बाद एक आपके उदाहरण के लिए मैं एक ऐसे सेंटेंस को आपके सामने रख रहा हूं, जो सेंटेंस बहुत छोटा होगा और उसमें मेन वर्ब नहीं होगा। 2 सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक प्रेजेंट टेंस में और एक पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस हम उस टेंस को कहते हैं जिससे वर्तमान काल का ज्ञान हमें होता है, और पास्ट टेंस हम उसको कहते हैं जिससे अतीत का ज्ञान हमें होता है। तो अब देखिए, सबसे छोटा वाक्य दे रहा हूं मैं। एक है, जैसे मैं कहता हूं आई एम, इसकी हिंदी होती है मैं हूं। अब फिर इसको मैं निगेटिव कर रहा हूं। एक सूचना मैं और दे दूं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो होता है NOT नॉट, ये नॉट हेल्पिंग वर्ब में ही प्रयोग होता है। तो हमारी जानकारी के लिए भी आवश्यक है कि हेल्पिंग वर्ब अगर न जानते हो आप, तो फिर नॉट का प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नॉट का प्रयोग अमूमन हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, और फिर आगे चल के हम देखेंगे कि ये मॉडल्स के साथ भी होता है। यहां हम हेल्पिंग वर्ब की चर्चा कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा मैं हूं, और अब देखिए मैं इसको कर रहा हूं आई एम नॉट। मैं नहीं हूं। फिर इसका एक इंट्रोगेटिव फॉर्म मैं आपके सामने रख रहा हूं, एम आई, क्या मैं हूं। फिर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी रख सकता हूं कि एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूं। फिर मैं एक सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं, व्हाई एम आई, मैं क्यों हूं। फिर एक सेंटेंस और रख रहा हूं, व्हाई एम आई नॉट, मैं क्यों नहीं हूं।
अब आप देखें, एक छोटा सा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट हमारा आई है, जो प्रोनाउन की चर्चा मैंने किया था वहां से लिया, और फिर मैं इसके साथ एम केवल लिया है अभी हेल्पिंग वर्ब में एम, और इससे एक वाक्य बना जिसके 6 प्रकार हो गए। अब ये जो आई एम है इसको हम अफर्मेटिव कर सकते हैं। आई एम नॉट, ये निगेटिव स्ट्रक्चर है। एम आई, ये इंटरोगेटिव हुआ। एम आई नॉट, ये हो गया निगेटिव इंटरोगेटिव। ये हो गया इंटरोगेटिव विद WH। और ये हो गया निगेटिव इंटरोगेटिव विद WH। अब ये 6 प्रकार का जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो आपके सामने रखा गया। अब इसके बाद ये स्ट्रक्चर मैंने रखा जिसमें आप मार्क करें, देखें ध्यान से कि यहां सब्जेक्ट हमारा एक केवल प्रोनाउन है। बहुत सा प्रोनाउन है अभी, लेकिन मैंने आई को केवल चुना, और बहुत से हेल्पिंग वर्ब की हमने पहले आपको चर्चा कर दी है जिसमें मैंने केवल एम को उठाया। अब कितना कम शब्द है, एक प्रोनाउन और एक हेल्पिंग वर्ब, और उससे ही वाक्य बन गया। और यहां आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां सारे वाक्यों में एम फुल वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में तब आता है जब किसी मेन वर्ब को यह मदद कर रहा होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि जब अकेला होता है हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब की संज्ञा उसको नहीं दी जानी चाहिए, उसको कहा जाना चाहिए कि ये मेन वर्ब है। और इन 2 शब्दों से भी 6 तरह के वाक्यों की रचना है। तो अंग्रेजी भाषा में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने एक प्रोनाउन से और एक हेल्पिंग वर्ब से 6 वाक्य बनाए। अब आप देखें, अब चूंकि एम केवल आई के साथ ही प्रयोग होता है, तो यहां आपको एक चीज जाननी है कि अगर आई के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें केवल एम का प्रयोग होगा, इसके साथ और दूसरे किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अगर हम एक सेंटेंस बना रहे हैं जिसको हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब आई के साथ एम का प्रयोग होगा। अब अगर हम यहां प्रोनाउन बदलेंगे तो अलग अलग हमारे साथ इस्तेमाल होने लगेंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसकी चर्चा मैं अलग करूंगा। और मैं चाहूंगा कि मैं एक एक प्रोनाउन के साथ सारे हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करूं। मैंने शुरू किया है एम से, आपको एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहा, और फिर मैं यहीं आपको एक और वाक्य देना चाहता हूं, और वो है, ये तो प्रेजेंट टेंस का है वाक्य, दूसरा वाक्य मैं देना चाहता हूं आपको, और वो है पास्ट का, उसको भी आप देख लें। अब इसको देखें, पास्ट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां भी आई ही रख रहा हूं, और अब देखिए अफर्मेटिव में मैं कह रहा हूं आई वॉच, निगेटिव में मैं कह रहा हूं आई वॉज नॉट, इंटरोगेटिव में मैं कह रहा हूं वॉज आई, नेगेटिव इंटरोगेटिव में होगा वॉज आई नॉट।
वॉज आई नॉट भी कह सकते हैं आप, या वॉजंट आई भी कह सकते हैं आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वॉजंट आई। फिर हम जब इंटरोगेटिव के साथ लेंगे तो ये तो हो गया 4, 5वां होगा कि मैं क्यों था, व्हाई वॉज आई। और ये होगा व्हाई वॉज आई नॉट। तो अब देखिए ये क्षेत्र के यहां भी वाक्य हो गए, यहां भी हमने आई ही रखा, आई के साथ एक हमने हेल्पिंग वर्ब लिया वॉच। अब यहां देखिए ये हो गया मैं था, ये हो गया मैं नहीं था, क्या मैं था, क्या मैं नहीं था, मैं क्यों था, मैं क्यों नहीं था। तो एक सेंटेंस मैंने 6 तरह का रखा, हमारा सब्जेक्ट सब में आई है, यहां हमने हेल्पिंग वर्ब, हमने यहां मेन वर्ब का कोई प्रयोग नहीं किया, केवल हेल्पिंग वर्ब लिया और उससे भी सेंटेंस की रचना हुई, और वो भी एक तरह की नहीं, 6 तरह के जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो सब के सब हमारे सामने आ गया। तो अगर हम केवल हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य की रचना करें तो सारे प्रोनाउंस के साथ, अब देखिए एक बात और भी है आपको बताऊं, अब प्रोनाउन अगर हम हटा दें, प्रोनाउन हटा दें तो फिर हम यहां नाउन भी रख सकते हैं। अब नाउन में जैसे मान लीजिए हम मोहन रखते हैं तो ये हो जाएगा मोहन वॉज नॉट, was Mohan not, why was Mohan, why was Mohan not। इस तरह से हम आई की जगह नाउन को भी रख सकते हैं। ये एक अलग बात है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा, उसकी भी एक सूची आपके पास होनी चाहिए। मैं उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब की को अपने ध्यान में लें तो इसको देखें आप, जैसे आई है, अब डिफरेंट स्ट्रक्चर में आई के साथ हम क्या क्या लगा सकते हैं। तो देखिए अब आई के साथ हम डू लगा सकते हैं, आई के साथ हम डिड लगा सकते हैं, आई के साथ हम एम लगा सकते हैं, आई के साथ हम हैव लगा सकते हैं, आई के साथ हम वॉज लगा सकते हैं, आई के साथ हम हैड लगा सकते हैं। ये टेंस में आई के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में आ सकता है उसकी सूची मैंने आपको रख दी कि पूरे टेंस में आई के साथ ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब जो है वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता टेंस में, याद रखिएगा टेंस में इसका प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको इसकी सूची आपके पास रहनी चाहिए ताकि जब इलेबोरेशंस आगे डू है, डिड है, हैव है, वेयर है, हैड है और एक यहां एक और भी आप दे सकते हैं वो है आपका आर।
तो मिला जुला के एक चीज आप देखिए, एक बहुत सिमिलर फिगर आ रहा है कि यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या कैलकुलेशन है ग्रामर का। सो देखिए, इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ किया जा सकता है कि टेंस में किसी भी प्रोनाउन के साथ हम 6 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं और 5 हेल्पिंग वर्ब हर प्रोनाउन के साथ प्रयोग में नहीं आता। तो ये एक इसका कंक्लूजन हुआ। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जब कोई नाउन लेंगे आप, सिंगुलर नाउन, यही बता देना चाहता हूं, जैसे हमने ही सी की जगह अगर हमने कोई सिंगुलर नाउन ले लिया तो उसके साथ भी यही हेल्पिंग वर्ब टेंस में प्रयोग होगा। बस इतना ही, 6 दोनों में ही के साथ जो लगता है, जो सी के साथ लगता है, सेम स्टेटस सिंगुलर नाउन का भी होता है। इसका स्टेटस ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हर नाउन, सिंगुलर नाउन का स्टेटस क्या है, यही है कि जो चीजें, जो हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन लेता है हमारा, वही सिंगुलर नाउन भी लेता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इस तरह से हमने आपके सामने रखा कि सेंटेंस की रचना में सबसे पहली भूमिका सब्जेक्ट की होती है। उस सब्जेक्ट की जगह 2 चीजें आती हैं मूलतः। बहुत चीजें अभी आएंगी, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पर एक चैप्टर ही है हमारा आगे, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। हम उसको आज नहीं ले रहे हैं इस प्रथम क्लास में। मैंने केवल आपको आज ये बताने की कोशिश की कि हम सारे प्रोनाउन से सेंटेंस का निर्माण करेंगे और इन प्रोनाउंस के साथ क्या क्या इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब, उसकी चर्चा की। फिर नाउन जो हम लेंगे सिंगुलर नंबर में, इनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा टेंस में, उसकी भी चर्चा हमने लगे हाथ कर दी। अब इतनी चीज होने के बाद सब्जेक्ट के इस ज्ञान से कि सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है, और फिर वर्ब के 2 रूप की चर्चा की गई। एक है हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसकी तस्वीर आपके सामने है, और दूसरा है इसका मेन वर्ब जिसकी चर्चा मैंने कर दी है कि उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। और इन्हीं तीनों के मदद से हम टेंस में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस टेंस को अंग्रेजी भाषा की बुनियाद मानी जाती है। और इस टेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में अगर आप समझ लेते हैं तो अंग्रेजी भाषा में आपकी इतनी मजबूत बुनियाद हो जाएगी कि आपको फिर अंग्रेजी सीखने से कोई रोक ही नहीं सकता। रुचि बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत ही दृढ़ हो जाता है, और इंटरेस्ट इतना मल्टीप्लाइड हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा की जो भी दुरूहता है, जो कठिनाई है, जो भारीपन है, वो सब समाप्त हो जाता है। और रुचि के साथ आप उसमें कदम दर कदम बढ़ाते जाते हैं और अंग्रेजी आपके हाथ में आती जाती है।